हूँ आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कल के अखबार के पहले पन्ने की सुर्खियां आज हम आपको इस शो में दिखाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले दिखाते हैं खबरों का मेन्यू। भारत की जीत के बाद निकाले गए विजय जुलूस को लेकर इंदौर के महू में हिंसा हो गई। पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल शहर में शांति है, लेकिन सवाल यह कि देशभक्ति के जुलूस से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। देशभक्ति पर दंगेबाजी करने वाले आखिर कौन लोग हैं। रमजान के महीने में कश्मीर की वादियों में फैशन शो हुआ तो सियासी हंगामा मच गया। अश्लीलता फैलाने के आरोप लगे, सदन में मामला उठ गया तो सीएम को सफाई देनी पड़ गई। सवाल यह है कि रमजान में फैशन शो करना क्या गुनाह है। उधर महाराष्ट्र के संभाजीनगर में औरंगजेब की जो कब्र है उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मांग की जा रही है कि औरंगजेब की कब्र हटाई जाए, जो शुभ चिंतक हैं वो कब्र लेकर जाएं। हिंदूवादी नेताओं की इस डिमांड पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया है, जिसने सियासी माहौल को गरमा दिया है। उधर बिहार में बाबा बागेश्वर की 5 दिनों की कथा का आज आखिरी दिन था। जाते जाते बाबा ने कह दिया कि बिहार से ही हिंदू राष्ट्र की बयार बहने वाली है। विपक्ष को, खासकर लालू परिवार को बाबा का यह बयान पसंद नहीं आ रहा। सवाल यह है कि आप बाबा के ब्लूप्रिंट से विपक्ष डर गया है। इसके अलावा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें रखने वाले हैं जनहित में आपके सामने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जनहित की एक सवाल के साथ। सवाल ये, क्या भारत की जीत के बाद जश्न मनाने के लिए किसी की इजाजत चाहिए? क्या भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से लोगों की भावनाएं भड़कती हैं? और क्या जय श्री राम का नारा एक समुदाय विशेष को उकसाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान ने न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा किया। जश्न का माहौल था, रात भर पूरे देश ने जश्न मनाए भी। लेकिन मध्य प्रदेश के महू में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को, हिंदुस्तान को शर्मसार कर दिया। देशभक्ति के जुलूस में दंगे भड़क उठे, पत्थर बरसाए गए, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह जरूर पूछा जा रहा है कि बड़ी तादाद में पत्थर आए कहां से? और होली के ठीक पहले हुआ यह दंगा क्या किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है? तस्वीर नंबर 1, भारत की जीत पर जश्न मनाते लोग। तस्वीर नंबर 2, जीत के जश्न के दौरान पत्थरबाजी। तस्वीर नंबर 3, दंगाइयों ने जलाई गाड़ियां। और तस्वीर नंबर 4, पुलिस ने संभाला मोर्चा। ये चारों तस्वीरें मध्य प्रदेश के महू की हैं। इंदौर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है महू कस्बा। यहाँ का अपना ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन रविवार रात से महू दंगाइयों की वजह से चर्चा में है। दंगाइयों ने रविवार की रात इन गाड़ियों में आग लगा दी, कार और स्कूटी फूंक डाली। पुलिस वाले गैलन के पानी से आग बुझाते दिखे। लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। घटना की शुरुआत हुई रात करीब 10 बजे के आसपास। भारत और न्यूजीलैंड का मैच खत्म हुआ था। जीत के जश्न में लोग जुलूस निकालने सड़क पर उतरे थे। किसी के हाथ में तिरंगा झंडा था तो किसी ने रौद्र रूप वाले बजरंग बली की तस्वीर का भगवा झंडा ले रखा था। भारत की जीत का जश्न मना रहे कुछ लोग पैदल चल रहे थे तो कुछ लोग बाइक और गाड़ियों पर सवार थे। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि महू की जामा मस्जिद के पास जुलूस पहुंचा तो किसी ने भीड़ से मस्जिद में पटाखे फेंक दिए। तनातनी यहीं से शुरू हुई। नारेबाजी और हाथापाई ने हिंसा की शक्ल ले ली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मस्जिद से लोग तेजी में बाहर निकलते हैं, जुलूस में शामिल लोगों से उलझ जाते हैं। देखते ही देखते सड़क पर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है।
गली से पत्थरबाजी का वीडियो स्थानीय लोगों ने मोबाइल कैमरे में कैद किया है। अब इस वीडियो को देखिए। कुछ दंगाई गली के बीचों बीच एक स्कूटी को ईंट पत्थरों से तोड़ रहे हैं। बवाल बढ़ा तो पुलिस पहुंची। उपद्रवी भाग खड़े हुए। मस्जिद के सामने की सड़क पर पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे थे। रात को ही शहर काजी जाबिर अली ने कैमरे पर आकर दावा किया कि मस्जिद में सुतली बम फेंकने के बाद तनाव बढ़ा, जिसके बाद जश्न के जुलूस पर पत्थर फेंके गए। तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला। नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। दंगे की यह खबर जंगल की आग की तरह फैली। शहर के कुछ और हिस्सों में उपद्रवियों ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। इस वीडियो में आप नकाब वाले दंगाइयों को देख सकते हैं। चेहरा ढका हुआ है, ईंट पत्थर फेंककर घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पहचान छिपाने के लिए दंगाइयों ने अपना चेहरा नकाब से छिपा रखा। पुलिस पहुंची तो शहर में स्थिति को काबू में कर लिया, लेकिन आरोपों के तीर दोनों तरफ से दागे जाने लगे। खबर मिली तो स्थानीय बीजेपी विधायक उषा ठाकुर घटनास्थल पर पहुंची, लोगों से बात की, जानकारी जुटाई और दंगे का आरोप दूसरे पक्ष पर ठोक दिया। भारत के जश्न पर, जीतने के जश्न पर सब बच्चे यहाँ तिरंगा लेकर अपना जश्न मना रहे थे, रैली निकाल रहे थे। इसी बीच अल्पसंख्यक समाज के बस्तियों से भयंकर पथराव, और ये सुनियोजित षड्यंत्र था। ये बहुत ही देशद्रोही और घृणित मानसिकता है कि भारत के जश्न में जहाँ का अन्न जल खा रहे हो, रह रहे हो, उसकी जीत से तुमको तकलीफ है। दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि मस्जिद के सामने जुलूस क्यों निकाला गया। हिंदू पक्ष का कहना है कि जिस रास्ते से जुलूस निकल रहा था उसे बाइक लगाकर रोक दिया गया, जिससे रास्ता बदला गया। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि सुतली बम फेंकने से माहौल बिगड़ा। हिंदू पक्ष सुतली बम के आरोप को गलत बता रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। इन लोगों ने परमिशन ली थी, क्या बिना परमिशन के निकलता? और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह की सिचुएशन में परमिशन दी गई थी। सवाल तो ये कि रविवार को निकाला गया जुलूस न तो धार्मिक जुलूस था, न ही जातिवादी। जुलूस देशभक्ति का था। भारत की जीत में जुनूनी नौजवान जश्न मना रहे थे। ऐसे में परमिशन का सवाल कहां से आया? सवाल तो ये कि क्या महू में हिंसा की ये प्लानिंग पहले से की गई? दंगाइयों के साथ में अचानक से इतने पत्थर आए कहां से? फिलहाल स्थिति काबू में है। कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दंगा फैलाने वालों की जांच की जा रही है। महू देश का ऐतिहासिक शहर है। बाबा साहब का यहीं पर जन्म हुआ, लेकिन रविवार की रात शहर सुलग उठा। अब इस हिंसा को लेकर पुलिस एक्शन में है। 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जांच जारी है। पुलिस सीसीटीवी के जरिए दंगाइयों की पहचान कर रही है। एबीपी न्यूज की टीम भी महू में है। हमने एक एक तथ्य की तहकीकात की, ग्राउंड पर जो हुआ उसका सच जानने की कोशिश की है। 1, 2, 3, 4, 5 गिनते जाइए और इन चेहरों को देखते जाइए। महू के ये वो उपद्रवी हैं जिन्होंने शहर की शांति को तहस नहस किया है। भारत की जीत के जुलूस के बाद पत्ती बाजार इलाके में इन दंगाइयों ने चेहरे पर नकाब लगाकर उपद्रव किया। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अंबुज पांडे ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, जहां दंगे के बाद के निशान दिन में चीख चीख कर हिंसा की गवाही दे रहे थे। देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियां टूटी हुई हैं अपने आप में। ये टूटी हुई कार क्या कहानी रही होगी ये बयां कर रही है। इसके अंदर मैं चाहता हूं कि एक बार दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं इस गाड़ी के अंदर। ये देखिए, और ये देखिए किस तरीके से इतनी बड़ी ईंट, ये बहुत तमाम पत्थर इसके अंदर पड़े हुए हैं। इस तरीके से इसको टारगेट किया गया। महू के उपद्रवियों ने गाड़ियों में आग लगाई, दुकानों में तोड़फोड़ की,
एबीपी न्यूज के कैमरे पर पीड़ितों ने आप बीती बताई। मैच की रैली निकल रही थी, उसके बाद अचानक से उधर से भगते हुआ इधर से भगते हुआ वो पथराव चालू कर दिए। ऊपर तीसरी मंजिल तक देखिए निशान दिख रहे हैं, इतनी ऊपर तक पथराव करा। यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ थी सभी में तोड़फोड़ करी, आग लगाई। गाड़ियाँ इकट्ठी करी हैं और यहाँ थर्माकोल रखे हैं, सब जमा के फिर आग लगाई है और यहाँ पे कोई भी दूसरा पक्ष का नहीं था। पेट्रोल बम लगा के वके हैं और आग उसी तरह लगाई गई है। जिस जामा मस्जिद इलाके में हिंसा की शुरुआत हुई, एबीपी न्यूज की टीम दिन में वहां भी पहुंची और हिंसा की हकीकत को जानने की कोशिश की। ये तो यहाँ पर ही वो घटना हुई थी और ये यही सेंसिटिव इलाका था जहाँ से इस घटना की शुरुआत हुई और कहा जा रहा है कि एक दूसरे पर दोनों पक्ष आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस का भी ये दावा है कि फिलहाल हालात सामान्य हैं, पर एहतियातन वो यहाँ पर तैनात हैं। हिंसा के बाद बीजेपी के सांसद और विधायक कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भारत जीतता है तो उसकी आतिशबाजी से नफरत क्यों करते हो? और अगर तुम्हें इन पटाखों से नफरत है तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के डंडे के पटाखे खाने पड़ेंगे। अब पुलिस रविवार की रात के दंगाइयों के चेहरों को पहचानने की कोशिश कर रही है। पता लगाने में जुटी है कि उपद्रवियों के हाथ में इतने पत्थर अचानक कहां से आए। सीसीटीवी से पहचान की जा रही है। अराउंड 13 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और बाकी लोगों को भी पुलिस चेक कर रही है। सीसीटीवी फुटेजेस पुलिस के पास उपलब्ध हैं, उन लोगों को चेक कर रही है कौन लोगों ने कल शांति भंग करने की कोशिश की है और उन पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस ने हिंसा के आरोप में दर्जन भर उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। कुछ लोगों के खिलाफ रासुका लगाए जाने की तैयारी है। हिंसा के विरोध में हिंदू संगठनों ने महू बंद रखा। पुलिस की जांच जारी है, लेकिन हिंसा किस तरफ से भड़की, कौन लोग जिम्मेदार हैं, कड़ी कार्रवाई कब की जाएगी, कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना भी बाकी है। फिलहाल एमपी के बाद हम आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र। अब संभाजी नगर से औरंगजेब का कब्र हटाने की मांग जोर पकड़ रही है। खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस भी इसके पक्ष में हैं। सवाल यह है, क्या सचमुच संभाजी नगर से औरंगजेब के नाम और निशान को पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा? जल्द से जल्द जो कब्र औरंगाबाद में औरंगजेब की है वो उखाड़ के फेंक दीजिए। वो कब्र वहाँ से हटाना चाहिए। औरंगजेब की जो बची कुची वहाँ जो यादें हैं वो यहाँ नहीं रहनी चाहिए। औरंगजेब की जो कब्र है उसे उखाड़कर अरब महासागर में बहा दिया जाए। अब वो समय आ गया है, उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ा है। हिंदूवादी संगठनों और हिंदुत्व की राजनीति करने वालों के तेवर गरम है। मांग एक ही है, जिस तरह से औरंगाबाद शहर से औरंगजेब के नाम को मिटाया गया, नया नाम संभाजी नगर रखा गया, उसी तरह अब यहाँ से इस मुगल बादशाह के निशान को भी हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। इस मांग के समर्थक खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी हैं, जिन्होंने इसे लेकर अपनी मंशा और मजबूरी दोनों बयां की है। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालं आहे। सतारा के बीजेपी सांसद और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयनराजे भोसले ने भी औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की है। इसी पर सीएम फडणवीस का जवाब आया है। दरअसल औरंगजेब भारतीय राजनीति का वो किरदार है जो वोट बैंक की राजनीति में किसी के लिए नायक है तो किसी के लिए खलनायक। अभी हाल ही में आई फिल्म छावा की वजह से इतिहास के पन्नों में दर्ज ये क्रूर शासक फिर से सुर्खियों में है। इसी बीच महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ कर आग में घी डालने का काम किया। विवाद इस कदर बढ़ा कि उन्हें इस सत्र के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। हालांकि हंगामा बढ़ने पर आजमी ने माफी भी मांग ली। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान या ठिकाणी सहन करणार नाही। अरे देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था।
महाराष्ट्र के संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र है। 2 साल पहले छोटे ओवैसी और प्रकाश अम्बेडकर जैसे नेता वहां जाकर फूल चढ़ा चुके हैं। अबू आजमी वाले विवाद के बाद से कब्र की सुरक्षा प्रशासन ने बढ़ा रखी है। लेकिन अब जिस तरह से औरंगजेब की कब्र को लेकर हिंदूवादी नेता उग्र तेवर दिखा रहे हैं, उसके बाद ये विवाद थमने की बजाय नया रूप लेता जा रहा है। आगे बढ़ते हुए जनहित में अब बात बिहार की। लोग अक्सर पूछते हैं बिहार में काबा, तो इन दिनों कहा जा रहा है बिहार में बाबा बागेश्वर के माहौल बा। बीते 5 दिनों में उन्होंने अपनी कथा के जरिए माहौल जबरदस्त बनाया है। आलम यह है कि विपक्ष उन्हें बीजेपी का मोहरा बता रहा है। आरजेडी की ओर से तो उनकी गिरफ्तारी तक की मांग हो रही है। लेकिन बाबा का कहना है कि वो किसी के मोहरे नहीं बल्कि सिर्फ हिंदुत्व के चेहरे हैं। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, जय सिया राम। शिवाय हिंद कहोगे हम भगवाए हिंद। आपको दिखाएंगे। आपको बता दें, लगातार 5 दिनों से बाबा बागेश्वर ने गजब का माहौल बनाकर रखा है बिहार में। बिहार जहां से जातिवाद की राजनीति आगे बढ़ती है, वहां पर जातिवाद को खत्म करने की लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। हिंदुओं के ध्रुवीकरण की कोशिश में उनकी ओर से लगातार कवायद की जा रही है, जिसको लेकर विपक्ष सहज नहीं है। इसी वजह से दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र की, जय सिया राम। शिवाय हिंद कहोगे हम भगवाए हिंद कहेंगे। तुम देश को तोड़ने की बात करोगे तो हम भारत के हिंदुओं को जोड़ने की बात करेंगे। तुम हमारा साथ भर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम भैया मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, हम तो केवल हिंदू हिंदू करते हैं। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा, तब तक न रुकेंगे, न झुकेंगे, न मुड़ेंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके ही रहेंगे। अरे बिहार वालों, जाग जाओ। छुआछूत की, जात पात की करो विदाई। अरे जोर से बोलो, जात पात की करो विदाई। हम सब हिंदू। बागेश्वर धाम वाले आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जुबान पर हिंदू इन दिनों बिहार की राजनीति का केंद्र बिंदु है। और जब 1947 में भारत एक मजहब के नाम पर भारत के टुकड़े कर दिए गए, पाकिस्तान बना दिया गया, तो अब इस देश को हिंदू राष्ट्र क्यों ना घोषित किया जाए। हमने ये अपनी बात रखी है और जो पूर्ण तथ्यात्मक है। हम पदयात्रा फिर से करने वाले हैं, एक यूपी में करेंगे, फिर बिहार में करेंगे। विपक्ष को लग रहा है कि बाबा के हिंदू नाम से बीजेपी का काम बन सकता है। ऐसे में पहले छोटे मोटे नेताओं ने बाबा की गिरफ्तारी की मांग की और अब तो आरजेडी का प्रथम परिवार भी खुलकर सामने आ गया है। प्रधानमंत्री का हिम्मत है, माननीय प्रधानमंत्री का हिम्मत है, तो बिहार से देश भर से मुसलमानों को भगाने का काम करेंगे, राज कहीं बनाने का काम करेंगे। राबड़ी ने कैमरे पर बोला तो बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया के जरिए बाबा पर हल्ला बोला। इसी लाइन पर पप्पू यादव भी हैं, जो सांसद तो निर्दलीय हैं, लेकिन कांग्रेस के करीबी हैं। एक बाबा की ये मार्केटिंग करते हैं, जो फ्रॉड नाम की, मतलब उतना बड़ा फ्रॉड बाबा, इनके टुच्चे बाबा लोग हैं ये लोग, फ्रॉड नटवर लाल है, को भी बिहार घुमा रहे हैं। बीजेपी हमेशा बाबाओं पर और गलत चीजों पर भरोसा करके चुनाव जीतती है। इस पर बीजेपी ने भी तीखा जवाब दिया। इन नेताओं को वोट बैंक का भूखा और सनातन विरोधी बताया। एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं पप्पू यादव भी और आरजेडी भी, एक ही मानसिकता के हैं, दोनों एक ही वोट बैंक के लिए लड़ रहे हैं। ये वोट बैंक की राजनीति के कारण ऐसा करते हैं, मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं। बाबा बागेश्वर की बिहार यात्रा धार्मिक थी। उन्होंने गोपालगंज में एक श्रद्धालु के निवेदन पर हनुमंत कथा की, लेकिन आरजेडी को लगता है कि उनकी बिहार यात्रा के पीछे बीजेपी है। वो दिल्ली में बैठा बाबा है ना, वो दाढ़ी वाला, उसी का ये सब चेला लोग है। जितना बिहार में आ रहा है वो सब चेला है। लेकिन आचार्य धीरेन्द्र ने ऐसे आरोपों को सिरे से नकारा है। उन्होंने दो टूक कहा कि उनका काम किसी को जिताना या हराना नहीं,
बल्कि हिंदुओं को जगाना है। ना तो हमें नेता बनना है, ना हमें चुनाव लड़ना है, ना हमें किसी को जिताना है, ना किसी को हराना है। हमें तो भारत बचाना है और हिंदुओं को जगाना है। 5 दिन की बिहार यात्रा में आचार्य धीरेन्द्र बांका भी गए, जहां उन्होंने यज्ञ और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लिया। उनका मुख्य पड़ाव गोपालगंज था, जहां उन्होंने 5 दिन तक हनुमंत कथा की, हिंदू राष्ट्र की अलख जगाई, जिस पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। इधर होली और जुमे का विवाद अब यूपी की सरहद लांघकर बिहार पहुंच चुका है। यूपी में संभल के सीओ अनुज चौधरी ने 52 जुम्मा बनाम एक होली का बयान दिया, तो अब बिहार में बीजेपी विधायक ने भी कुछ ऐसा ही राग सुना दिया। जवाब में विपक्ष भी शब्दों की मर्यादा लांघ चुका है। सवाल यह है कि होली की मस्ती में सस्ती बयानबाजी क्यों? बाहर इसलिए नहीं निकले कि 52 जुम्मा होता है मुस्लिम बंधुओं का, और उसी दिन होली भी है। अगर कुछ रंग उंग पड़ जाता है धोखा से भी तो बड़ा बवाल हो जाता है। अगर बड़ा दिल हो तो बाहर निकलें, अगर रंग अबीर लग भी जाए तो कोई बात नहीं तो अपने घर में ही वो अपनी धार्मिक अनुष्ठान करें और हिंदुओं को करने दें, उत्साह और उमंग से होली मनाने दें। इसे ही कहते हैं होली के रंग में सियासी भंग, जो पहले यूपी के संभल में खाकी वाले साहेब ने डालने की कोशिश की, और अब कुछ ऐसा ही काम बिहार में खादी वाले नेताजी ने किया है। इस पर चुनावी साल में बवाल मचना लाजमी था। ऐसे में तेजस्वी यादव दाव में आ गए और बचौल के बाप दादा तक चले गए। कौन बचौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बचौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ है? अचेत अवस्था में है। जनसुराज के प्रशांत किशोर भी तेजस्वी के सुर से सुर मिलाते नजर आए। बीजेपी के विधायक का बाप का राज है कि बीजेपी के विधायक कहेंगे तब लोग निकलेगा, नहीं निकलेगा। बीजेपी के विधायक यहाँ के क्या हैं? जागीरदार हैं। होली पर मुसलमान घर से न निकले, बीजेपी विधायक बचौल के इस बयान पर जेडीयू ने भी बीच की लकीर पकड़ी और भाईचारे का पैगाम दिया। जुमा की नमाज की अदायगी मस्जिद में ही होती है और इस पर कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। रही सवाल कि कोई भी त्यौहार होता है, होली हो, ईद हो, एक भाईचारा का मैसेज देता है। भाईचारा बना के चले, दोनों लोग बचे, नमाज भी पढ़ेंगे मस्जिद में और होली का त्यौहार ही मनाया जाएगा और प्रशासन मेरी मुस्तैद रहेगी। होली मिलने लाने का त्यौहार है, फिर भी न जाने क्यों कुछ लोग जोड़ने वाले त्योहार पर तोड़ने वाले बयान दे रहे हैं। रंगों के इस त्योहार को बदरंग करने में जुटे हैं। उधर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में रमजान के महीने में एक फैशन शो हुआ तो घाटी में सियासी पारा चढ़ गया। विधानसभा में हंगामे के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को सफाई देनी पड़ गई। वैसे आरोप तो यह है कि मुख्यमंत्री के करीबियों की प्रॉपर्टी पर ही फैशन शो हुआ था। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ रमजान के महीने में गुलमर्ग में मॉडल्स का बोल्ड अवतार, तो दूसरी तरफ उसी बोल्ड अवतार पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा। घाटी में रमजान के महीने में फैशन शो होना और उसमें भी ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर मॉडल्स का रैंप वॉक करना, कश्मीर के नेताओं को ये बात रास नहीं आई। 7 मार्च को हुए इवेंट के वीडियो वायरल होने के बाद आज जम्मू कश्मीर की विधानसभा इस मुद्दे की भेंट चढ़ गई। माहौल गरमाया तो मुख्यमंत्री को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने प्राइवेटली इस फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन किया, हुकूमत से कोई इजाजत नहीं मांगी गई, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन इस बात के बावजूद इंतजामिया को वहां कहा गया है कि अगर कहीं पर भी इसमें कानून के खिलाफ कोई बात हुई हो, अपनी तहकीकात मुकम्मल करके अगर जरूरत पड़े तो मामला पुलिस के हवाले किया जाए। रमजान में हुए फैशन शो से सरकार ने तो पल्ला झाड़ लिया, लेकिन महबूबा मुफ्ती की पार्टी उमर अब्दुल्ला को बख्शने के मूड में नहीं है। रमजान के पाक महीने में ऐसी चीज करना, खुले आम आप बर्फ पे अपने मॉडल्स की वॉकिंग करा रहे हैं, तो एनसी सरकार है उनको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। आप हर एक चीज से अपना हाथ धोना चाहते हैं। बीजेपी मानती है कि फैशन शो पर उमर अब्दुल्ला दोहरा स्टैंड रख रहे हैं, क्योंकि जिस होटल में शो हुआ वो उन्हीं के रिश्तेदार का है। आपके घर के, आपके रिश्तेदारों के इस होटल में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है और आपको नहीं पता। मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम तो आपने ही इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइज कराया होगा। और आज जब बात उठी रिलीजियस लोगों से, शायद वहां पे मुझे नहीं उस बात की जानकारी, आज आप हाउस को बोल रहे मैं इंक्वायरी करवाऊंगा। कश्मीर में हुए इस फैशन शो के खिलाफ वैसे तो सभी मुस्लिम धार्मिक गुरु एक हैं,
लेकिन मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने रैंप वॉक को धार्मिक रंग देने के खिलाफ आवाज उठाई। क्या कोई फतवा आया था उससे पहले कि फैशन शो नहीं होना चाहिए? सारे काम रमजानों में हो रहे हैं, तो किसी भी मामले के अंदर खामोखा राजनीति करके और सियासत को गरमाना और बेवकूफ़ी की हरकतें करना मुझे तो अच्छी नहीं लगती। महज एक फैशन शो से कश्मीर की सियासत में इतना भूचाल आ गया कि अब जांच के आदेश तक दे दिए गए। कल तक मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और अब आज का जनहित मंत्र। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। इसीलिए आप सफल हो या असफल, इसका अनुभव हमेशा आपको जिंदगी में काम आएगा। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।